जय श्री राम रहेगा सबको। आज सबको बधाई हो। 500 वर्ष का जो एक इतिहास रहा है, अपना जो संघर्ष रहा है, आज वो पूरा हुआ। आज सबको बधाई। जैसे कि आज अपना, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 22 तारीख है, 22 जनवरी 2024। एक बड़ा दिन और सभी को उसकी बहुत बहुत बधाई। उससे ही चालू करते हैं। तो मेरे साथियों, 12th वालों, कैसी चल रही है तैयारी? अच्छी चलनी चाहिए, अच्छी ही चल रही होगी। और मैं आ गया दूसरा चैप्टर लेके। पहले 2 वीडियो आप देख लेना। मैंने शेयर कैपिटल अकाउंटिंग और उसके क्वेश्चंस कराए थे, तो उसके मैं लिंक पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज अपन चालू कर रहे हैं इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये भी बढ़िया शानदार एक है चैप्टर। इसकी बहुत सी चीज़ें सिमिलर है शेयर कैपिटल से, वो आगे अपन देखेंगे। पहले तो आप देखो डिबेंचर क्या होता है। डिबेंचर का जो एक मीनिंग है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, डेब्रिस। डेब्रिस करके उसका मीनिंग है, और डेब्रिस का मीनिंग क्या है? वो लैटिन वर्ड से है डेब्रिस, और उसका मीनिंग है टू बोरो। डिबेंचर इज बोरो। डिबेंचर इज लाइक अपन को बोरो करना है, अपन इशू करें। इट्स काइंड ऑफ सिक्योरिटी, बट इट इज़ इशूड फॉर टेकिंग लोन, है ना। तो इसके जो मीनिंग है, ये तो मेजरली यही है। डिबेंचर बॉन्ड जिसको कहते हैं, बॉन्ड भी सिमिलर यूज़ होते हैं, समवॉट सिमिलर ही है। पहले गवर्नमेंट इशू करती थी, फिर सेमी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, अब सब करने लगा, अब कोई इशू नहीं है। अब मेन जो डिस्टिंक्शन रहता है, जो डिफरेंस रहता है शेयर्स और डिबेंचर का, पहले तो आता है ओनरशिप। शेयर, अगर जो इक्विटी शेयर रहता है उसमें ओनरशिप मिलती है, उसमें राइट टू वोट मिलता है, बट डिबेंचर में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर आता है सेकेंड, रिटर्न। रिटर्न कैसा कि डिबेंचर में ना, मैक्सिमम टाइम ऑफ डिबेंचर में एक आपको पता रहता है कि कब ये ड्यू होगा, कब ये रिडीम करना रहेगा, आपको पैसा वापस मिलेगा। बट शेयर इक्विटी में ऐसा कुछ नहीं रहता। एंड सेकेंड चीज़ रहती है इंटरेस्ट। डिबेंचर में आपको इंटरेस्ट मिलता है और शेयर्स में आपको डिविडेंड मिलता है। अब डिविडेंड तब मिलेगा जब प्रॉफिट होगा कंपनी। मैक्सिमम टाइप डिविडेंड तब देती है कंपनी जब कंपनी प्रॉफिटेबल होती है, बट डिबेंचर का इंटरेस्ट उनको देना ही पड़ेगा, वेदर यू आर इन प्रॉफिट और नॉट। आपको डिबेंचर अगर आपने इशू करे हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेकंड आता है रीपेमेंट। जैसे कि मैंने आपको बोला था, शेयर का, इक्विटी शेयर का कोई रीपेमेंट ऐसा स्केड्यूल नहीं होता है। जब कंपनी वाइंड अप होगी तब मिलेगा, तब पैसा बचेगा तब मिलेगा, वो भी मिलना ना मिलना वो नहीं है। बट डिबेंचर एक जनरल, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, ये जो लिखा है स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है ये इशू, और रीपेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। जब वो एक्सपायर होता है पीरियड, तब आपको उसका पैसा देना रहता है। सेकेंड इज वोटिंग राइट। आपको शेयर होल्डिंग में, इक्विटी शेयर में वोटिंग राइट मिलेगी, आपको डिबेंचर में वो नहीं मिलेगा। थर्ड इज सिक्योरिटी। शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी शेयर चार्ज। जो से बस शेयर, इक्विटी शेयर इशू होते हैं ऑन द वैल्यू ऑफ आपकी कंपनी पे, बट जो डिबेंचर है वो चार्ज पे इशू होता है। ये जनरली सिक्योर्ड रहते हैं और इसमें फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज रहता है एसेट का। अब जैसे आप कोई लोन लेते हैं, तो आप लोन लेते हैं तो आप कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं, वैसे ही डिबेंचर भी ऐसे ही सिक्योर्ड रहता है। और कन्वर्टिबिलिटी, इसका क्या मतलब है कि शेयर कभी डिबेंचर में नहीं होगा, एक्सचेंज कभी कन्वर्ट नहीं होगा, ऐसी कोई रहता नहीं है। बट डिबेंचर जो है उसमें कंडीशन हो सकती है कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर। अपन देखेंगे उसको कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बोलते हैं, कि जब इसका रिडेम्पशन होगा जब मैच्योरिटी पे, तो उसको आपको शेयर्स देना पड़ेगा। अब आप टाइप्स ऑफ डिबेंचर देखो। पहले तो पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी से, तो पहले होते हैं सिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर जिस पे अपन सिक्योरिटी रहती है, अपन बैक्ड बाय एसेट जिसको बोलते हैं, कोई एसेट के अगेंस्ट में वो मिला है आपको, और उसका फिक्स्ड और फ्लोटिंग जो चार्ज रहता है, इट मे बी फिक्स्ड और फ्लोटिंग, है ना। और वो स्पेसिफिक क्रिएट होता है स्पेसिफिक एसेट पे। सेकंड होता है अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड उसका अपोजिट रहेगा, इस पर कोई आपको चार्ज क्रिएट नहीं होता एसेट पे, इस पे कुछ आपको मॉर्गेज या कुछ ऐसा नहीं देना पड़ता है। नाउ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेन्योर, एक रहता है रिडीमेबल। रिडीमेबल यानी 10 साल बाद रिडीम होगा, 5 साल बाद, 18 महीने, 24 महीने, ऐसा रिडीमेबल। और एक होता है इरिडीमेबल, यानी ये कभी रिडीम नहीं होगा, ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। अब लाइफ लॉन्ग का, इसको जनरली परपेचुअल बॉन्ड भी बोलते हैं, डिबेंचर भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जब कंपनी वाइंड अप होगी तब ये मिलेगा। इट्स लाइक ए इक्विटी शेयर, बट इसमें इंटरेस्ट वगैरह आपको मिलेगा, बट जब कंपनी वाइंड अप होगी तब आपको उसका रीपेमेंट मिलेगा। अब आता है कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से, तो एक कन्वर्टेबल होता है। कन्वर्टेबल जैसे ऊपर आपको बताया था कि डिबेंचर के अगेंस्ट में आपको शेयर्स दे दिए जाएंगे। और एक होता है नॉन कन्वर्टेबल, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, कैन बी कन्वर्टेड, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, इसके बदले आपको मनी वापस रिटर्न हो जाएगा। ओके। अब आता है कूपन रेट। कूपन रेट यानी इंटरेस्ट रेट। कूपन रेट को बोलते हैं अपन इंटरेस्ट रेट, क्योंकि जब आप डिबेंचर इशू करते हैं तो वो एक कूपन रेट पे होता है। जैसे जिसको बोलेंगे आपने 8% डिबेंचर बोलेंगे, या 9% डिबेंचर आपने देखे होंगे,
बुक में ऐसा लिखा है, क्वेश्चन में आएगा 10% डिबेंचर। तो ये जो 8% है, 9%, 10%, ये क्या है? ये इसका कूपन रेट है, यानी इंटरेस्ट रेट। ये पर एनम पे बेसिस पे रहता है कि जब आपने अगर फेस वैल्यू इसकी 100 रुपये है और वो 10% डिबेंचर है, तो इसका जो इंटरेस्ट रहेगा पर एनम का वो 10 रुपये रहेगा। 100 का 10%, ये होता है स्पेसिफिक कूपन रेट, जिसमें ये जो 10% लिखा है, ये जो 9, 8, ये है स्पेसिफिक कूपन रेट। बट जो ज़ीरो कूपन रेट रहते हैं, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, इसमें कोई इंटरेस्ट देना नहीं रहता है। ये बस रहते हैं, इट्स काइंड ऑफ ये इशूड एट सब्सटेंशियल डिस्काउंट पे इशू होते हैं, एंड डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल वैल्यू एंड इशू प्राइस इज ट्रीटेड एज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। अब पॉइंट ऑफ व्यू रजिस्ट्रेशन से, तो एक रजिस्टर्ड होते हैं, एक डिबेंचर और एक बेयरर डिबेंचर रहते हैं। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर आर दोज डिबेंचर रिस्पेक्ट विद डिटेल इंक्लूड नेम्स, यानी नेम्स, एड्रेस वगैरह ये सब जिसको आप इशू कर रहे हैं, उनका सब नेम होल्डर का, जिसको आप इशू कर रहे हैं डिबेंचर होल्डर जिसको बोलते हैं, उनका नेम्स रहेगा, एड्रेस रहेगा, और भी जो पर्टिकुलर्स रहते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो और फॉर्मेलिटी लगती है। और एक बेयरर डिबेंचर रहता है, इट्स लाइक कि आज इसने लिया है, अब वो इसको किसी और को भी बेच सकता है, कभी और इसको भी बेच सकता है, बट इसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है। लाइक कोई डॉक्यूमेंटेशन रहता है, बट इतनी डिटेल्स नहीं मांगी जाती है, जो डिटेल्स ऊपर मांगी जाती है वो नहीं मांगी जाती। इट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बेयरर डिबेंचर्स का। बेयरर का मतलब है जिसके हाथ में रहेगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो द कंपनी डज नॉट कीप एनी रिकॉर्ड ऑफ डिबेंचर, जैसे मैंने आपको बोला, एन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड टू द पर्सन हु प्रोड्यूस द इंटरेस्ट कूपन अटैच्ड विद सच डिबेंचर, यानी जिसके पास वो रहेगा डिबेंचर उसको ही उसका इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, अब इशू ऑफ डिबेंचर में अपन आ जाते हैं। इसकी क्या एंट्री है? एंट्री शेयर, जो इक्विटी शेयर में अपन ने देखे थे, जो शेयर कैपिटल में अपन ने देखे थे, और जो इसकी एंट्रीज है वो लगभग सेम है, सिर्फ हेड्स का डिफरेंस है। तो जैसे पहले एप्लीकेशन आएगा, तो बैंक अकाउंट दिया टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, यहाँ भी वही एंट्री है, पैसा आया डिबेंचर एप्लीकेशन में गया, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट यानी अब जो आप लिख सकते हो 10% डिबेंचर अकाउंट, 8% डिबेंचर अकाउंट, वैसा। फिर जब डिबेंचर का अगर 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा आ रहा है, तो एप्लीकेशन आएगा बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स, और फिर डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, यानी अलॉटमेंट ड्यू हो गया यहाँ पे, और पैसा आ गया बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। सेम है जो इक्विटी शेयर और शेयर कैपिटल में अपन ने देखा, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हेडिंग का डिफरेंस है। और बाकी अपन को बैलेंस शीट में जहाँ शो करते हैं वो डिफरेंस है, बाकी एंट्रीज में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर अगर कॉल कर रहे हैं तो वही रहेगा, ऑन मेकिंग द फर्स्ट कॉल डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर अकाउंट, ये अपन ने डिबेंचर अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दिया है। और फिर जो दूसरी एंट्री रहेगी, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट में अपन को पैसा आ गया, ये हो गया इनकमिंग, तो बढ़िया। फिर और टू डिबेंचर को अपन ने क्रेडिट कर दिया। इसका एक सिंपल सादा एग्जांपल है जो आपने किया हुआ ऑलरेडी। अब इसको अपन कहाँ शो करते हैं? नोट्स टू अकाउंट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के हेड के अंदर एक नॉन करेंट लाइबिलिटी का हेड रहता है, जो कैपिटल के यूजुअली जो इक्विटी शेयर्स के नीचे आता है, और फिर उसके अंदर एक लॉन्ग टर्म आएगा, और लॉन्ग टर्म के अंदर फिर आप नोट्स पे इसको शो कर सकते हैं, जो 9,000 शेयर्स ऑफ 12% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच, ये फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू है, ये इसका कूपन रेट है, और ये इसके नंबर ऑफ डिबेंचर्स है। ओके, अब आते हैं आप इशू और डिबेंचर है डिस्काउंट, इसकी भी एंट्री सेम ही है। ये भी अगर डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो आप जैसे देख सकते हैं, ये एक एंट्री होती है 12% डिबेंचर अलॉटमेंट टू डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, यानी यहाँ अपन ने डिस्काउंट को अपन ने एज अ एक्सपेंस ले लिया है। फिर ये देखिए नीचे डिस्काउंट ऑफ डिबेंचर को इनने सिक्योरिटी और प्रीमियम रिजर्व, जैसे मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो यूसेज रहता है, वो अगर डिबेंचर कोई इशू होता है डिस्काउंट में तो उसके काम आता है। तो वैसे ही अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपके पास है तो उसको डेबिट करेंगे, नहीं तो आपका फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो सिंपल सादी एंट्री है उसको डेबिट करेंगे। 1 मिनट चार्जर लगा लूँ मैं। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, इसकी भी वही एंट्री है। बैंक में पैसा आया, अपन ने एप्लीकेशन अकाउंट में डाला, एप्लीकेशन से फिर अपन डिबेंचर अकाउंट में डाला। अब अलॉटमेंट के साथ अपने को पैसा आएगा प्रीमियम का, तो 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, इसको 1 लाख होना था, 120 जो है वो प्रीमियम का है, तो 10% डिबेंचर अकाउंट 1 लाख चले गया डिबेंचर अकाउंट में, और जो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ये चले गए सिक्योरिटी प्रीमियम में। ये भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ही जाएगा, इसका कुछ अलग नहीं है, ये एक ही अकाउंट बनता है शेयर ए कैपिटल में भी और डिबेंचर में भी, और ये वहीं शो होगा रिजर्व में अपना, ये रहेगा सिक्योरिटी प्रीमियम। और लॉन्ग टर्म में जो आपका है इसमें आएगा डिबेंचर, नीचे नोट्स में देख लीजिए, आपको ये नोट्स में शो हो गया होगा। ओके, क्वेश्चन अपन जैसे कि
इसका भी एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैंने इसका छाट के रखे क्वेश्चन ना। इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। अब ये कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या होता है कि आपने कोई एसेट परचेज किया, आपने एसेट परचेज की जगह आपको पैसा देना था, बट आपने बोला पैसे नहीं देता हूँ, मैं आपको डिबेंचर इशू कर देता हूँ मेरे कंपनी के। तो एंट्री क्या रहेगी, आपको क्रेडिट बैंक करते हैं तो आप इसको डिबेंचर बैंक कर दीजिएगा क्रेडिट। तो पहले आपने क्या लिया, एसेट लिया, तो सन्ड्री एसेट अकाउंट दिया टू वेंडर, वेंडर यानी आपने जिससे परचेज किया है। फिर अब आपने इसको एट पार में करा तो वेंडर्स टू डिबेंचर, अगर प्रीमियम में करा तो वेंडर अकाउंट दिया टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और अगर डिस्काउंट में करा तो वेंडर अकाउंट डी आर टू डिस्काउंट अकाउंट डी आर टू डिबेंचर अकाउंट। और ये डिस्काउंट अकाउंट फिर जो अपना है, या तो वो सेट ऑफ किससे होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, नहीं तो पीएनएल से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ओके, एंट्री सेम है लगभग। इसका जो मेन कंसेप्ट है वो रिडेम्पशन पे चालू होता है, और वो बहुत प्यारा कंसेप्ट है, वो आप मत छोड़िएगा, वो शानदार कंसेप्ट है जो आपका वो। नेक्स्ट इसमें क्या है ना, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है कि जब अपन कोई लोन लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, आपने अगर कोई लोन लिया है तो जनरली क्या होता है, वो लोन सिक्योर्ड रहेगा। ओके, अब सिक्योरिटी में आप क्या देंगे, आपके पास कोई लैंड होगा वो देंगे, कोई एसेट होगा वो देंगे, मशीनरी होगी, बिल्डिंग होगी, ये सब आप देंगे। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि कभी कभी जो बैंक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो क्या करती है कि ये तो आपका हो गया प्राइमरी कोलेटरल, यानी प्राइमरी सिक्योरिटी होगी, इसके अगेंस्ट में वो आपको लोन देंगे। बट इफ़ इन केस इनकी वैल्यू अगर फ्लक्चुएट होगी, कि कभी कुछ ऐसा हुआ कि वो एरिया की लैंड की वैल्यू कम गिर गई, वो एरिया में कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ की लैंड की वैल्यू गिर गई, या तो जो मशीनरी थी वो ऑब्सोलीट हो गई, अब वो आउट ऑफ ट्रेंड हो गई, तो अब वो उसकी वैल्यू तो गिर गई, तो ये क्या लेते हैं, एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी रहते हैं और उसको कोलेट्रल बोलते हैं। तो उसके अगेंस्ट में वो क्या लेते हैं, डिबेंचर, कि अगर इफ़ इन केस आपने लोन में डिफ़ॉल्ट करा, तो हम तो पहले आपकी प्राइमरी जो सिक्योरिटी है वो बेचेंगे, आपकी लैंड बिल्डिंग मशीनरी हम वो बेचेंगे। इफ़ इन केस अगर उससे वैल्यू फुलफिल नहीं हुई, तो हम आपकी ये कोलेट्रल सिक्योरिटी जो आपके डिबेंचर्स है वो बेचेंगे। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, ये देख लो। बिसाइड्स द प्राइमरी सिक्योरिटी व्हेन अ कंपनी ऑब्टेन अ लोन और ओवरड्राफ्ट फ्रॉम अ बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट मे प्लेज और सम मॉर्टगेज एज अ सिक्योर्ड लोन अगेंस्ट द सेड लोन, बट द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूट एडिशनल एसेट एज कोलेट्रल। ये देखो, एडिशनल एसेट और चाहिए कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो वो लोन कैन बी रियलाइज इन फुल विद द हेल्प ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी। अगर आपने कहीं डिफॉल्ट करो और उसमें वो वैल्यू नहीं आ पाई, तो कोलेट्रल सिक्योरिटी देती, तो दैट इज नोन एज डिबेंचर इशूड एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो कंपनी में इशूड ओन डिबेंचर, वही जो मैंने आपको बोला था। और इन एडिशन टू सम अदर एसेट ऑलरेडी प्लेज्ड, इन एडिशन यानी प्राइमरी तो वो है, फिर ये आपके सेकेंडरी रहेंगे। अब इसमें पहला मेथड क्या रहता है कि पहला मेथड अपन शो कुछ नहीं करते, ओके, कोई एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि अपन ने एज अ कोलेट्रल दी है। इसमें सिर्फ आप नोट्स टू अकाउंट में एक लाइन लिख देंगे, जब आपको बैंक लोन मिलेगा लॉन्ग टर्म बोरिंग में, इसमें आप एक लाइन लिख देंगे कि सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, ये आप लिख देंगे। ये सिर्फ आपको नोट्स में करना है। कहाँ पे करना है, नोट्स में। कोई एंट्री पास नहीं होगी, नो एंट्री नो एडजस्टमेंट कुछ नहीं, सिर्फ एंट्री सिर्फ आपको नोट्स में दिखाना है। और सेकंड मेथड क्या होता है कि सेकंड एंट्री में अपन एंट्री पास करेंगे। अब एंट्री क्या है, एक डिबेंचर सस्पेंस करके एक अकाउंट खोला जाता है। जब यूजुअली जब कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू होती है तो एक डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डी आर टू 9% डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि ये सस्पेंस है। सस्पेंस अकाउंट क्यों, क्योंकि अभी सस्पेंस है, अगर इफ इन केस उनको पैसा नहीं मिला तो ये लेंगे, नहीं तो अपना कुछ नहीं, डिबेंचर एज इट इज वापस आ जाएगा। और ये बुकिश एंट्री, अभी इसमें कोई ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं है, कोई ना पैसा आया ना कोई गया। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट दिया टू 9% डिबेंचर अकाउंट, और जब ये रीपेमेंट हो जाएगा और कुछ नहीं ऐसा रिवर्स एंट्री होगी, कैंसिल हो जाएगा, तो 9% टू डिबेंचर, ये वाला और ये वाला। अब इसकी जो आपको बैलेंस शीट में दिखाना रहेगा ना, वो कैसा दिखाना रहेगा कि लॉन्ग टर्म बोरिंग में आ गया, यहाँ पे आपका जो लोन लिया हुआ है वो है। अब उसके नोट्स में आप क्या दिखाओगे कि पहले तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में बैंक लोन आ गया आपका 10 लाख का, फिर उसके नीचे आया 10,000 आपका 9% इशू ऑफ 10 रुपीज़ ई डेबेंचर लेस डेबेंचर सस्पेंस। यहीं आप इसको सेट ऑफ कर दोगे, यानी ये हो जाएगा नील, ये शो नहीं होगा। इसका कोई, मैं बोला ना, इसका कोई ट्रांजेक्शन वैल्यू है ही नहीं, आपको इससे पैसा नहीं आया है, ये सिर्फ एक एंट्री क्रिएट हुई है, एक जनरल पास हुआ है बस। तो वैसे ही रहेगा, अपन यहाँ दिखाएंगे और इसको लेस कर देंगे डेबेंचर सस्पेंस से, नथिंग मोर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो टर्म्स क्या रहेंगे इशू करने के डिबेंचर्स के, तो अपन ये देखते हैं। पहले तो पहला टर्म क्या रहेगा, ये 6 केसेस रहते हैं। पहले तो इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, ओके। फिर दूसरा क्या, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। तीसरा है इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार।
चौथा क्या है, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। पांचवा है इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। और छठवा है इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। ओके, इसके नीचे की पूरी जनरल एंट्री देखेंगे अपन, ये 6 क्या है। पहले इशूड एट पार, रिडीमेबल पार, तो क्या हुआ, बैंक में पैसा आया टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और जब अपन ये करेंगे वापस डिबेंचर एप्लीकेशन से डिबेंचर में, और फिर जब रिडीम करेंगे तो रिडीमेबल पार की कैसी रहेगी एंट्री, कि सिंपल सी, डिबेंचर अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। ओके, अब डी इशूड और फिर इशू और डिस्काउंट में क्या होगा, पहले बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ये डिस्काउंटेड वैल्यू आएगी। जैसे अगर 1 लाख करना था बट अपन ने 5% डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पे समझ लो 95K आएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, एंट्री क्या रहेगी, बैंक में 95K और एप्लीकेशन अलॉटमेंट में भी 95K। ओके, फिर दूसरी एंट्री क्या रहेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये हो गया 95K, डिस्काउंट 5K, और डिबेंचर में तो पूरा 1 लाख जाएगा। ओके, समझे आप क्या उसका मीनिंग है। ओके, नाउ इशूड एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट पार्ट, तो बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये विथ प्रीमियम आएगा, जो अमाउंट आएगा ये विथ प्रीमियम अमाउंट रहेगा। ओके, फिर जो अगली एंट्री रहेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये एक नया कंसेप्ट है, आप ये समझो। रिडीमेबल एट प्रीमियम क्या, कि हमने 100 का तो इशू किया था, बट अब जब हम रिडीम करेंगे तब हम उसको पैसा देंगे कुछ अराउंड 105 रुपये या 110 रुपये। तो ऐसा है कि हमने इशू जो किया था, बट अभी हम जब उसको रिडीम करेंगे तब हम उसको प्रीमियम में रिडीम करेंगे। ओके, तो अब अपन एंट्री देखते हैं। तो पहले जब इसको ये इनिशियल बुक्स में कैसा रिकॉर्ड होता है, बैंक अकाउंट ईयर टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ओके, एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये नॉर्मल है, जो पार में इशू है, यानी 1 लाख मान के चल रहे थे अपन जो पिछले एग्जाम्पल में 1 लाख। ओके, अगली एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डीआर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या है, ये विद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का अकाउंट है वो यहाँ पे आएगा। मान के चलिए 5000 अपन अगर इसके में ले रहे हैं, 5% अपन अबव देंगे तो वो 5000, और यहाँ पे 1 लाख। टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर में भी 1 लाख। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन मैंने 5% बोला ना, वो 5K, ये रहेगी एंट्री। दूसरी, अगर डिस्काउंट पे इशू है, तो डिस्काउंट पे इशू तो वही डिस्काउंटेड प्राइस बैंक अकाउंट में आएगा, बैंक अकाउंट ड्यू टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। नेक्स्ट क्या रहेगा, एप्लीकेशन जनरल एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये लॉस में क्या क्या रहेगा, लेकिन ये रहेगा डिस्काउंट भी, जो इसको इशू है डिस्काउंट में, वो डिस्काउंट प्लस जो प्रीमियम होने वाला है रिडेम्पशन में, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ओके। तो ये दो रहेगा, विद डिस्काउंट ऑन इशू प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये दोनों प्राइस रहेंगे इसमें। और टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर में तो पूरी वैल्यू जाएगी, डिस्काउंट के जो रहेगी वो तो अपन ने ऊपर ले ही ली, और ये इसमें पूरी वैल्यू जाएगी टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब अगर ऊपर जैसा जो एग्जांपल लिया था लिया हुआ हो, तो ये 95K था जो अपने एग्जांपल में ऊपर, तो अपन इसमें भी अलॉटमेंट में 95K लेंगे, इसमें अपन 10K लेंगे। 10K क्यों, 5+5, समझे, 5 डिस्काउंट का और 5 प्रीमियम रिडेम्पशन का। डिबेंचर में तो 1 लाख ही जाएगा, ओके, और यहाँ पे 5K आ जाएगा, तो ये 1.5 और ये भी 1.5, मैच हुई एंट्री बराबर ना। इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो बैंक में विद प्रीमियम के साथ वैल्यू आएगी, बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री क्या रहेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये हो गया ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वाला। टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो प्रीमियम अपन ने यहाँ पे लिया था, जो 105 रुपये मान के चलिए, 105K, तो ये हो गया 1 लाख, ये हो गया 5K, और वापस प्रीमियम में रिडीम करेंगे तो 5K, समझे आप। ये अपनी रिकॉर्डिंग की एंट्री, जब अपन रिकॉर्ड करेंगे, जब अपने पास आएगा केस, उस हिसाब से। नेक्स्ट अपना कंसेप्ट रहेगा रिडेम्पशन का। अब रिडेम्पशन अपना कैसा रहेगा, अच्छा ये अभी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है। अब जैसे मैं बोल रहा था कि कंपनी को प्रॉफिट होना हो, अपन ने तो डिबेंचर इज काइंड ऑफ अ लोन, इट्स अ लोन एग्रीमेंट, कि हमने इससे बोरोइंग करी है, ओके, तो अब अपन को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नॉर्मल जो अपन लोन लेते हैं तो अपन इंटरेस्ट देते हैं, तो डिबेंचर इज काइंड ऑफ अ बोरिंग ओनली। तो अब इसमें क्या रहेगा, कि वो रहेगा कि रिप्रेजेंट क्या करता है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वार्टरली इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, या एनुअली। जो आप अगर एग्जाम्पल में जो अपना लिखा रहता है कि इट्स अ 10% डिबेंचर एंड इट्स अ 9% डिबेंचर, तो ये जो 10 और 9 लिखा हुआ है ये है पर एनम, यानी ये 12 मंथ के है। और अगर अपन को 6 मंथली दिया होगा तो अपन को इसको बाय हाफ करना पड़ेगा, जो भी फेस वैल्यू होगी उससे, और अगर ये क्वार्टरली दिया रहेगा तो बाय 4 करना पड़ेगा। अंडरस्टूड, ओके। अब एक और कंसेप्ट होता है टैक्स का, टैक्स और TDS। तो जब कंपनी आपको डिबेंचर का इंटरेस्ट देती है, एज अ डिबेंचर होल्डर जब इंटरेस्ट देती है,
तो एज पर इनकम टैक्स आपको एक पार्ट ऑफ TDS काटना पड़ता है उनका, जिसको अपन इनकम टैक्स पेबल बोलते हैं। तो वो जो TDS है वो भी आपको दिया रहेगा, रेट जो क्वेश्चन में वो आपको मेंशन रहेगा कि इतने % से कंपनी को TDS काटना पड़ता है। बट TDS कब कटेगा, टैक्स कब कटेगा, जब वो पेड होगा, पेबल पे नहीं। पेबल की एंट्री अगर इस ईयर में आपका पेबल हो रहा है बट आप पेड नेक्स्ट ईयर करेंगे, टैक्स आपको जब आप पे करेंगे तब काटना है। तो क्वेश्चन में जब आप पे करेंगे तब आप टैक्स भी काटेंगे। तो जैसे उसकी अब एंट्री क्या रहेगी, पहले तो डेबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR, डेबेंचर इंटरेस्ट ये अपना एक्सपेंस है, टू डेबेंचर होल्डर टू इनकम टैक्स पेबल। यानी अगर इंटरेस्ट आपका 100 रुपये का है और मान के चलिए 5% टैक्स लग रहा है तो ये टैक्स पेबल हो गया, डेबेंचर होल्डर के हाथ में 95 ही जाएगा। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें ईज ऑन द हैंड ऑफ डेबेंचर होल्डर। ईज ऑन द हैंड ऑफ डेबेंचर होल्डर कैसे हुआ कि अब अगर मुझे इंटरेस्ट आ रहा है तो इस पर ऑलरेडी टैक्स कटा हुआ है, मेरे को अब अलग से मेरे इनकम टैक्स में नहीं भरना है टैक्स, अनटिल अनलेस मेरा वो एट पार नहीं हो रहा और गवर्नमेंट का और अगर कुछ उस पर लॉ नहीं रहा तो। बट जिस कंपनी ने अगर मेरा TDS काट के दिया तो अब मेरे को उस पर टैक्स नहीं भरना है। तो ये गवर्नमेंट ने लाया था फॉर ईज ऑफ कंज्यूमर, फॉर ईज ऑफ कस्टमर्स या शेयर होल्डर या डेबेंचर होल्डर, कि आप कंपनी ही आपको टैक्स काट के देगी। ओके, तो कंपनी के बुक्स में अपन 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 तो जो एंट्री करते कंपनी के बुक्स में, तो अपन को ये एंट्री करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या रहेगा, डेबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट, ये जो पार्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये अपन पे करेंगे। काटने के बाद क्या, काटने के बाद टैक्स काटने के बाद। ओके, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेवेंचर इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट अपना जैसे कि मैंने बोला था अपना ये इट्स एन एक्सपेंस। ओके, ये अपना एक्सपेंस है तो ये P&L अकाउंट में जाएगा। और इनकम टैक्स पेबल टू बैंक, जो यहाँ पे अपन ने इनकम टैक्स पेबल दिखाया था ना ऊपर, उसको अब अपन पे करेंगे तो ये बैंक से पे हो जाएगा। जब अपन क्वेश्चन देखेंगे ना, मैं आपको एक इसका क्वेश्चन कराऊंगा, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बहुत ईजी है, सिर्फ जनरल एंट्रीज है, यू हैव टू पे इट। ओके, द रिटर्न ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑफ इशू ऑफ डेवेंचर। अब याद आ रहा है आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ओके, रिटर्न ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डेवेंचर्स, तो इसका अपन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में अपन इसका यूज़ करते हैं। तो अपने पास अगर इसमें क्या कंसेप्ट रहता है, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आपके पास इनफ रिजर्व है तो आप उसको सेट ऑफ कर लो। बट आपके पास अगर इनफ रिजर्व नहीं है तो क्या करोगे आप, फिर आप इवेंचुअली प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे ना। अगर आपके पास रिजर्व ही नहीं है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे, बट आपके पास रिजर्व है बट कम है तो आप उसको पहले रिजर्व खत्म करो, फर्स्ट प्रायोरिटीज आर रिजर्व देन आर P&L। ओके, तो इसमें क्या एंट्री रहेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट इफ फुल इफ एग्जिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगर नहीं है या कम पड़ गया, टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू, टू डिस्काउंट स्लैश लॉस ऑन इशू ऑफ डेवेंचर्स। ओके, अपना नेक्स्ट कंसेप्ट क्या रहेगा, अपना रहेगा रिडेम्पशन ऑफ डेवेंचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी से आएगा। जो ऊपर अभी तक चल रहा था वो शेयर कैपिटल से ही बात चल रही थी, यानी वो अपना करा हुआ था, वो अपना देखा ही हुआ था कहीं ना कहीं शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर में। बट ये जो रिडेम्पशन ऑफ डेवेंचर है ये नया टॉपिक है। अब रिडेम्पशन ऑफ डेवेंचर में क्या होता है, आइदर लमसम, लमसम क्या कहते हैं, लमसम यानी पूरा एक साथ पूरा पैसा दे दिया। अगर मेरे को 1 लाख देना था तो मैंने पूरा 1 लाख दे दिया। अब प्रीमियम पे डिस्काउंट पे वो बात अलग है, बट मैंने पूरा एक साथ क्लियर ऑफ कर दिया। इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में यानी मैंने पार्ट पेमेंट किया, यानी मैंने बांट दिया, यानी ये 1 लाख को अब मैं 5 बार दूंगा तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये 20K रहेगा। परचेज इन ओपन मार्केट, कंपनी खुद परचेज कर लेती है डेवेंचर ओपन मार्केट से, एक उसको आगे में समझाएंगे और अच्छे से। ऑन कन्वर्जन ऑफ इनटू शेयर न्यू और न्यू डेवेंचर, तो ये अपन ने जो कन्वर्टेबल पढ़ा था डेवेंचर, तो या तो शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा या तो नए डेवेंचर्स में। नए डेवेंचर्स में क्या, फिर आप बोलेंगे सर नए डेवेंचर्स में क्या मतलब, अगर कोई डेवेंचर होल्डर को अभी भी डेवेंचर होल्डर रहना है या कंपनी की वो पॉलिसी है, कंपनी अभी भी चाहती है कि हमारा लोन हम बरकरार रखेंगे, इंटरेस्ट रेट हम दे रहे हैं ना, डेवेंचर होल्डर को क्या दिक्कत है, उसको इंटरेस्ट तो मिल रहा है। बट ये दिक्कत हो सकती है कि सर 5 साल का था तब महंगाई कम थी, अब महंगाई बढ़ गई है, तो पहले 9% डेवेंचर इशू हुआ था, तो डेवेंचर होल्डर बोल देगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए 9% में, मैं क्यों, अब तो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपने कंसेप्ट पढ़ा अब तो वो बढ़ गया है। तो अब कंपनी क्या करती है, यूजुअली जब नए डेवेंचर इशू करती है ना तो कंपनी फिर रेट बढ़ा देती है, इंटरेस्ट रेट। यानी पहले जब 9% दिया था ना तो अब वो 10% डेवेंचर देगी, क्योंकि भाई आप क्यों डेवेंचर होल्डर वापस आपकी कंपनी में क्यों डेवेंचर होल्डर बनना चाहेगा, उसका क्या फायदा, 5 साल बाद भी वही पैसे का उतने इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि अब मार्केट बढ़ गया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बदल चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है। तो इसलिए फिर कंपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, वो 10% देती है ताकि वो ल्यूर कर सके कि आप बने रहे हमारे डेवेंचर होल्डर। ओके, क्योंकि ज़्यादा पेपर वर्क नहीं रहेगा ना, नया डेवेंचर होल्डर आएगा, नया पेपर वर्क रहेगा, जो एग्जिस्टिंग है वो ईजी है, ईजी टू गो। तो अब पे इन लमसम जैसे मैंने बोला था कि एक साथ पेमेंट, पे इंस्टॉलमेंट जैसे पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होगा,
परचेज इन ओपन मार्केट में ना कंपनी परचेज ओन डेबेंचर, जैसे मैंने आपको बोला था वो ओपन मार्केट से खुद कंपनी खुद के डेबेंचर परचेज कर लेती है, वो ये कन्वर्जन इनटू शेयर। अब अपन इसके नीचे एक एक ट्रीटमेंट देखेंगे। अब ये जो है, ये जो पैरा है, दिस पैरा इज लाइक, ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैरा आपका पूरा क्वेश्चन बदल देगा, ये पैरा सब बदल देगा। अब इसको अपन वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, द फॉलोइंग फैक्टर, दीज न्यू शेयर और डिबेंचर कैन बी इशूड एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। ये अपन जो बोल रहे थे ना, इशूड एट जो वापस से रहेगा कन्वर्जन वाला, इट शुड बी नोटेड दैट ओनली द एक्चुअल प्रोसीड ऑफ डिबेंचर बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर असर्टिंग द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। जो एक्चुअल नंबर ऑफ डिबेंचर थे, जो एक्चुअल प्रोसीड ऑफ डिबेंचर वो लेंगे। ओके, इफ डिबेंचर वर ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट, द एक्चुअल अमाउंट रियलाइज फ्रॉम देम एट द टाइम ऑफ इशू वुड बी यूज फॉर बेसिस ऑफ कंप्यूटिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। जो डिस्काउंट में था और जो अमाउंट अपन को आया, यानी डिस्काउंट था 1 लाख की जगह अपन को फॉर अ 1 लाख अपन को आया 90 के और 95 के, तो आप ये 90 के या 95 के की वैल्यू लेंगे, अब वो 1 के की वैल्यू नहीं लेंगे, समझे आप। 1 के तो आपके डेबेंचर में गया, बट आपको क्या रियलाइज हुआ था, उसमें ये लिखा है कि जो एक्चुअल अमाउंट रियलाइज हुआ था, रियलाइज्ड वर्ड पे नोट करो, रियलाइज्ड, वो वर्ड से आपको पैसा मिलेगा। ओके, नाउ द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय कंपनी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन और डिबेंचर। ये है बढ़िया टॉपिक। अब टाइम ऑफ रिडम्पशन और डिबेंचर, जनरली डिबेंचर्स आर रिडीम ऑन ड्यू डेट, बट द कंपनी मे रिडीम इट डिबेंचर बिफोर मैच्योरिटी डेट, इट इज आर्टिकल प्रोवाइड फॉर दैट। पहले तो ड्यू डेट पे होगा जो उसका रिडीम है, बट अगर आप पहले भी कर सकते हैं, अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर आपको कर रहा हो। सोर्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या रहेगा, कंपनी में सोर्स से रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इधर आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, या तो आपके पास प्रॉफिट है तो वो करिए, नहीं तो आप आउट ऑफ कैपिटल दीजिए। ओके, नाउ सेकेंड ये जो पैरा है, एज पर एक्ट ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओके, बैंकिंग कंपनी, आप वर्ड देखते जाइए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक, द कंपनीज लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, अनलिस्टेड कंपनी ऑल्सो आर एग्जेम्प्टेड फॉर क्रिएटिंग डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। एक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट होता है जो 10% रहता है, यूजली इट इज क्रिएटेड 10%। अब ये 10% ये जो कंपनी है इनको उससे हटा चुके हैं, ये कंपनीज हैं इनको नहीं करना है। कौन सी कंपनी, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो एनबीएफसीज है, जो बैंक है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में, और जो अनलिस्टेड कंपनी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिएटिंग, ओके, एंड मे रिडीम इज डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल। अब वो आउट ऑफ कैपिटल कर सकती है। वेयर एज अदर अनलिस्टेड कंपनी, दिस इज द पॉइंट, अदर अनलिस्टेड कंपनी, इसमें अनलिस्टेड कंपनी की बात नहीं की गई है, इसमें अदर अनलिस्टेड कंपनी की बात कर रही है। जो महत्व है वो सिर्फ एक वर्ड का है, अदर। द एडुकेसी ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन शैल बी 10%, ये देखो 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, जो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर रहेगा उसका 10%, ऐसा नहीं जो टोटल इनिशियल इशू किया था वो नहीं, जो आउटस्टैंडिंग रहेगा उसका। तो ये जो 3 लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आएगा ही और ये क्वेश्चन पूरा बदल देगा। अगर आपने अदर अनलिस्टेड कंपनी ध्यान नहीं दिया तो आप डीआरआर क्रिएट नहीं करेंगे, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, और आपके मार्क्स कट जाएंगे। और आपने अनलिस्टेड कंपनी सिर्फ सोचा कि यार मेरे को तो अनलिस्टेड याद रखना है ना, बट आपने अनलिस्टेड समझ के उसको कर दिया तो भी आपके मार्क्स गए, क्योंकि उसमें क्रिएट नहीं होगा। ओके, बाकी क्या है, हाउएवर कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट अ सम ऑफ बिफोर अप्रैल 30, डेट स्पेसिफाई है। अगर डेट स्पेसिफाई है तो आपको जनरल एंट्री में डेट लिखना है, भले उसमें पूछो नहीं लिखो, अगर डेट स्पेसिफाई है इधर, ये लॉ में स्पेसिफाई है, ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है, लॉ में, तो आपको लिखना पड़ेगा। विच शैल नॉट मोर देन 15% अमाउंट ऑफ डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंड 31st ऑफ द नेक्स्ट ईयर, एनीवन अदर देन एनीवन और मोर मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट गिवन बिलो। ओके, एक जो डिपॉजिट रहता है, एक 15% जो इसमें दिया हुआ है, इसको आप अलग से आपको एक डिपॉजिट क्रिएट करना पड़ता है, काइंड ऑफ सिक्योरिटी, वो हर जन को करना है। इसमें कोई नहीं छूटा हुआ है, इसमें ऑल कंपनीज है, बैंक होगा तो भी, लिस्टेड होगा तो भी, अनलिस्टेड होगा तो भी, अदर अनलिस्टेड होगा तो भी, ये DRI आपको क्रिएट ही करना है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, ये ऐसा रहता है। ओके, अब इसमें आपको जो है ये डिपॉजिट क्रिएट करना है और ये गिवन बिलो में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, ये एक लिस्ट है। ओके, ये आ सकती है एक थ्योरी क्वेश्चन में, या तो आप कोई शेड्यूल बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लाइन में आप इसमें डिपॉजिट कर दीजिए। सिक्योरिटीज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के आप शेयर्स ले लीजिए, सिक्योरिटीज़ यानी शेयर्स, बॉन्ड, ये सब सिक्योरिटीज़ मेंशन इन सब क्लॉज ADEE ऑफ सेक्शन 20 इंडियन ट्रस्ट एक्ट। ये आई डाउट आपको आएगा, बट एक बार याद कर लीजिए, अगर रिमेंबर हो गया तो ठीक है।
बॉन्ड्स इशूड बाय एनी अदर कंपनी विच इज नोटिफाइड अंडर सब क्लॉज एफ ऑफ सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट, ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से है, ओके। द अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिट एज अबव शैल नॉट बी यूज्ड एनी पर्पस अदर देन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसमें साफ लिखा हुआ है कि यहाँ जो अमाउंट डिपॉजिट होगा ये इसके अलावा और कहीं यूज नहीं होगा, कहाँ पे, अदर देन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ओके। अब इन द केस ऑफ डिबेंचर आर रिडीम इन लमसम, अगर लमसम में हो रहा है तो आप 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ओके। बट हाउएवर इफ द डिबेंचर आर टू बी रिडीम इन इंस्टॉलमेंट, अगर इंस्टॉलमेंट में हो रहा है तो उसमें क्या बोला है, उसमें जो ऊपर लिखा हुआ है आप ये देखोगे, अगर इसमें क्या है, विच शैल नॉट बी लेस देन 15% अमाउंट ऑफ डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंड ऑफ 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में जो रिडीम होने वाले हैं उसका 15%। अगर बाय इंस्टॉलमेंट में हो रहा है तो मेरा इंस्टॉलमेंट 4 साल का है, बट मेरे को क्या मतलब रखता है कि मेरा अगला साल कितना ड्यू होने वाला है। अगर मैं अगर पहले साल में ही खड़ा हूँ और मेरा नेक्स्ट ईयर चालू होगा रिडेम्पशन, मान के चलिए रिडेम्पशन मेरा नेक्स्ट ईयर चालू हो रहा है, बट वो 4 साल तक चलेगा, वो 4 इंस्टॉलमेंट में, तो मेरा जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में वो कितना है, मैं उसका 15% क्रिएट करूँगा, समझे, पूरे का नहीं, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का, ओके। तो इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 10,000 का एक फॉर एग्जाम्पल केस लिमिटेड 10,000 60% डिबेंचर, 10,000 डिबेंचर है उसके पास 60%, ओके। अब 10,000 में से उसका जनवरी 31 को 2017 में 2,000 हो रहे हैं, फिर 3,000 होंगे, फिर 3,000 होंगे, फिर 2,000 होंगे, ओके। अब इसमें अब आप देखो, पहले तो अपन लिमिटेड जो केस लिमिटेड है विल इन्वेस्ट 30,000, 30,000 कैसा कि ये 2,000 है इसके डिबेंचर्स, इसका 15% अपने को करना है, और मान के चलिए इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, 100 रुपये सॉरी, तो इसकी 100 रुपये है, तो ये 2 लाख हो गया, 2 लाख का 15% अपना हो गया 30,000 बराबर, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं, 2,000 शेयर थे, 2,000 डिबेंचर अपने करने थे 31 मार्च को, तो अपन ये 30 अप्रैल को करेंगे क्योंकि डेट स्पेसिफाई है अप्रैल, एक साल पहले की, तो 30 अप्रैल को अपन ने कर दिए, ओके, ठीक है। अब फर्दर 3,000 ये क्या होता है, ये जो आपको बोले इन्वेस्टमेंट हुआ है, अब ये पैसा अपने इन्वेस्टमेंट एक अकाउंट में रख दिया। अब अपन ने जो पैसा रखा था अप्रैल 30 2016 को, वो तो सिर्फ 2,000 डिबेंचर का था। अब जनवरी 31 2018 को 3,000 होने वाले हैं, तो अपने पास ऑलरेडी 2,000 का पैसा है, 2,000 डिबेंचर का, अब अपने को 1,000 से उसको इंक्रीज करना है, तो इट विल फर्दर इन्वेस्ट 15,000, क्योंकि 1,000 डिबेंचर 100 रुपये के हिसाब से उनका 15%, क्योंकि DRI अपने को 15% क्रिएट करना है, तो वो 15,000 अपन फिर वो डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। अब अपने पास 3,000 डिबेंचर का इन्वेस्टमेंट हो गया, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। अब 31 जनवरी 2019 को अपने पास है ऑलरेडी, वो रखा हुआ है बैलेंस, तो इधर अपन कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अपना अप्रैल 18 को ही 45 था, विच मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट बीन 15% ऑफ डिबेंचर, मीट कर गया, तो अपन को अब इसका कुछ नहीं करना है। बट अब यहाँ 2,000 ही बचे, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है, अपने पास जो डिबेंचर का रिजर्व अपन ने बनाए थे, इन्वेस्टमेंट किया था, वो तो 3,000 का किया था, बट अब तो 2,000 ही करना है, इसका मतलब मैं 1,000 का निकाल सकता हूँ ना पैसा रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट से। तो इधर वही लिखा है कि जब जनवरी 31 2019 को इट विल रियलाइज डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट ऑफ 15,000, क्योंकि जो नेक्स्ट अपने को करना है वो सिर्फ अपने को 2 लाख का ही करना है, 2 लाख का रिडेम्पशन करना है, तो अपन को 15% अपने पास था, 45 था अपने पास, तो हमने 15,000 निकाल लिया, नथिंग। समझा आपको? एक बार ये आप क्वेश्चन करना, एक बार एग्जांपल देखना, आपको और समझ जाएगा, नहीं तो आपको वीडियो बैकवर्ड करिए फिर समझिए, हो जाएगा। अब रिडेम्पशन और पेमेंट इन लमसम, अब अपन ये टॉपिक देखते हैं। अब इसमें क्या है गाइस, रिडेम्पशन इन लमसम में क्या रहेगा, सिंपल रहेगा। जो पहले अपन ने एंट्री ली थी कि अपन ने शेयर एप्लीकेशन को डिबेंचर्स में डाला, डिबेंचर एप्लीकेशन को डिबेंचर्स में डाला था, सिंपल। अब डिबेंचर्स अकाउंट दिया टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट और डिबेंचर होल्डर टू बैंक, सिंपल। पहले ड्यू करे पैसा और ड्यू अपन ने पैसा दे दिए। अगर अपन प्रीमियम में कर रहे हैं तो डिबेंचर्स अकाउंट DR टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, क्योंकि डिबेंचर का 1 लाख तो जाएगा ही, इफ़ अगर वो पुराना एग्जाम्पल कंटिन्यू करे, जो 5,000 का प्रीमियम भी दे रहे हैं वो भी जाएगा, तो डिबेंचर होल्डर को 1.05 लाख जाएगा, ओके। फिर वापस डिबेंचर होल्डर टू बैंक, वही एंट्री रहेगी, उसमें कुछ नया नहीं रहेगा। अगर ये है लमसम की एंट्री, अब इंस्टॉलमेंट की एंट्री क्या रहेगी, इंस्टॉलमेंट की एंट्री भी वही रहेगी, पहले डिबेंचर अकाउंट DR करेंगे, फिर डिबेंचर होल्डर पे अपन ड्यू करेंगे, डिबेंचर होल्डर को पे कर देंगे। अब ये एक इंस्टॉलमेंट में करे, ऐसा अपन अगले इंस्टॉलमेंट में फिर करेंगे, वही चलते रहेगी कहानी, ओके। एक बार मैं आपको एंट्री दिखा देता हूँ उसकी, एंट्री सेम रहेगी, एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ये रही
डेबेंचर अकाउंट डी आर टू डेबेंचर होल्डर टू बैंक, सिंपल वही एंट्रीज है। अब आप अपन देखेंगे कि जो ओपन मार्केट से परचेज था वो कैसे होता है। तो रिडेम्पशन बाय ओपन मार्केट, अब इसमें क्या है, व्हेन अ कंपनी परचेज ओन शेयर डेबेंचर इन द ओपन मार्केट फॉर पर्पस ऑफ इमीडिएट कैंसिलेशन, पर द परचेज एंड कैंसिलेशन ऑफ सच डेबेंचर टर्म्स है रिडेम्पशन बाय परचेज इन ओपन मार्केट। अब कंपनी कैसे खरीदेगी, कंपनी ने पहले तो डेबेंचर खरीद ली, तो डेबेंचर अकाउंट डी आर, ओके, पैसा दे दी टू बैंक अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डेबेंचर। अगर कंपनी ने इसको कम में खरीदी है और अगर कंपनी ने इसको ज़्यादा में खरीदी है तो जो सॉरी पहले तो प्रॉफिट हुआ, कम में खरीदी तो प्रॉफिट हुआ। 100 का डेबेंचर था, मैंने ओपन मार्केट में 95 रुपीज़ में खरीद लिया, तो मैंने बैंक से तो 95 ही दिया। 100 का डेबेंचर था, 195, 5 तो बचा, वो क्या है, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डेबेंचर। अब वो प्रॉफिट काय में जाता है, टू कैपिटल रिजर्व, वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। और अगर वही चीज़ मैंने ओपन मार्केट में 105 में खरीदी तो मेरा लॉस होगा, लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डेबेंचर। तो वो क्या एंट्री बनेगी, डेबेंचर अकाउंट डी आर, लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डेबेंचर अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट। मैंने 105 रुपीज़ दिया, 100 रुपये डेबेंचर को, 5 रुपये ऊपर के प्रीमियम, ओके। तो प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस चले जाएगा, वही जो अपन यूजुअली करते आए हैं। अब इसमें जो है एक और बचा है रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन। तो कन्वर्जन का वही है, आपको डेबेंचर डीआर करना है टू शेयर कैपिटल क्रेडिट करना, अगर शेयर आपने इशू कर दिए। और अगर आपने नए डेबेंचर इशू करे तो 9%, फॉर एन एग्जांपल 9% डेबेंचर अकाउंट डीआर टू 10% डेबेंचर अकाउंट, वही रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। बाकी क्वेश्चन अपन देखेंगे। ये पूरे कंसेप्ट हो गए हैं, पूरे कंसेप्ट मैंने पूरा एनसीईआरटी आपका कवर कराया है। जो आपके ये डू इट योरसेल्फ, ये भी मैं देखूंगा। जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर के, ये पूरी टर्मिनोलॉजीज अपन ने करी है, कुछ नहीं छोड़ा है। समरी भी पूरी आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने पूरा टॉपिक कराया है। कुछ भी लगे आप रिवाइंड करना, वापस देखना, नहीं तो कमेंट करना, मैं आपको समझा दूंगा। मेरे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन का बनाऊंगा, स्टे ट्यून, अगले दिन रिवीजन करेंगे। ओके, चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहिए।